हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन की बात कर रहे थे और उसमें हम लोग यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का सेट नंबर 1, 2, 3 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं और उससे पहले जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करता है कहता है दोस्तों, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको सेट नंबर 4 में मिलेंगे जो कि सेट नंबर 1, 2, 3 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उसका ऑप्शन बताते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख रहे थे, कहता है द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ ए इलिप्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम। क्या चीज का फॉर्म करता है? तो पैरेललोग्राम का फॉर्म करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम लोग इन द केस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन आपको सेट नंबर 3 में था। क्या इसका रिलेशन हो जाता था? इसका रिलेशन हो जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यह किसके लिए हो जाता है दोस्तों? तो यह आपको हाइपरबोला के लिए हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में आते हो, कहता है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो यही तो होता है जो ऊपर में आपको दिया गया है। क्या लिखोगे यहाँ से? तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है? तो यह हो जाता है दोस्तों 2b स्क्वायर बाई ए हो जाता है। क्या हो जाता है? या 2b स्क्वायर बट्टा में यही हो जाता है। इसका क्या था? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में आओगे तो कहता है द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? ए सेक थीटा पुट करते हैं और वाई इक्वल टू बी टेन फाइव पुट करते हैं। यहाँ थीटा नहीं था दोस्तों, यहाँ से 5 पुट करते हैं। लेकिन अगर हम क्या कर ले, अगर इलिप्स के लिए रहता तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 5 और वाई इक्वल टू बी साइन 5 पुट करते हैं। अगर हाइपरबोला के लिए रहता क्या पुट करोगे यहाँ से? तो x इज इक्वल टू ए सेक 5 कॉमा वाई इक्वल टू बी टेन 5 पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहता है द कंडीशन दैट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में टच द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए, जस्ट हम लोग यहाँ से सीखे हुए थे, यह भी क्वेश्चन पिछले वाला सेट में था। क्या होता था? अगर कोई लाइन और हाइपरबोला अगर टच करता था तो वहाँ रिलेशन क्या होता था या कंडीशन क्या होता था दोस्तों? तो वह आपका हो जाता था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। अगर हाइपरबोला था तो यहाँ माइनस होता था, अगर यह इलिप्स था तो दोस्तों तो यही आपका प्लस हो जाता था। तो यहाँ आपको क्या दिया गया था? हाइपरबोला के लिए बात कर रहा था, अर्थात यहाँ से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से आओगे द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। देखिए, अभी जस्ट यही क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको क्या यहाँ जस्ट यहाँ दिया गया था। क्या था? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। यानी क्या होगा यहाँ से ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2b स्क्वायर बाई ए हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों कहता है इफ द फोकस ऑफ ए कोनिक सेक्शन डज नॉट लाई ऑन इट्स डायरेक्ट्रिक्स देन द कोनिक सेक्शन विल रिप्रेजेंट बाई ए हाइपरबोला एफ। हाइपरबोला रिप्रेजेंट कब करता है? जब ई का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होता है तो वह हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। ई का वैल्यू अगर 1 होता है तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वह आपको रिप्रेजेंट करता है पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ई का वैल्यू 1 से छोटा तो वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है और ई का वैल्यू 0 हो तो वह सर्किल को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हाइपरबोला पूछ रहा था तो ई का वैल्यू क्या होना चाहिए था? ई से 1 से बड़ा होना चाहिए था, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम ही कह रहा था। क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या देखोगे? यहाँ से ऑप्शन नंबर आप डी देखोगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर इसका क्या है? तो डी इसका
करेक्ट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कहता है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द सिम्पोटेंस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है, या कांस्टेंट 1 को आपको हटा देना था। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर पिछले वाले सेट में भी किए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में आते हो कर द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होगा, तो बस सेम चीज होगा, यहाँ से माइनस को लगा दोगे। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से माइनस का 1, यानी आपको कंजुगेट हाइपरबोला पूछेगा तो यहाँ से 1 के जगह पर -1 लगाओगे। अगर आपको सिम्पोटेंट्स अगर पूछ देगा दोस्तों तो क्या करोगे, यहाँ से कांस्टेंट की जगह पर 0 लगा लोगे। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहता है, द कंडीशन ऑफ ए डायमीटर y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बी। देखिए बच्चों हम लोग यही सीखे हुए थे, द टू डायमीटर y इक्वल टू mx एंड y इक्वल टू m1x ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर कंजुगेटेड इफ m1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी यहाँ से m के जगह पर m1 दिया गया और m1 की जगह पर m2 दिया गया, क्या लिखोगे यहाँ से बी स्क्वायर अब बट्टा में यहाँ से ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इफ ए पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर मीट्स द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 and its conjugate in P and D, then the value of CP स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से चलिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 13 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कह रहा था, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, अगर कोई भी सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन अगर दे देता है या सेकेंड डिग्री का अगर इक्वेशन दे देता है, वह रिप्रेजेंट करेगा पाराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो। इलिप्स को रिप्रेजेंट कब करेगा, जब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो। और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कब करेगा, जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस सब का एच स्क्वायर और ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एच का अगर यहाँ से देखोगे तो एच टू एच इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एक्स वाई का कोफिशियंट होता है। एक्स वाई का कोफिशियंट क्या है, यहाँ से माइनस का 23 है, अर्थात एच इक्वल टू क्या लिखोगे, तब माइनस का 23 बटा में 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ ए क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है यहाँ से, तब 12 है। उसी तरह से बी क्या है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, तब वाई स्क्वायर कोफिशियंट क्या है यहाँ से, तो 10 है, तो 10 लिखो। अगर ए बी अगर आप निकालोगे तो क्या लिखो, 120 लिख सकते हो। एच स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या लिखो यहाँ से 529 बट्टा में आप इसको 4 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे तो एच स्क्वायर और यहाँ ए बी में अगर रिलेशन अगर हम डालते हैं, अगर सपोज करो इक्वल टू अगर लेके चलते हैं, तो क्या यहाँ से लेके चलते हैं, देखिए यहाँ से 529 बट्टा में 4 इक्वल टू आप क्या लिखोगे 120, यानी गुना करोगे तो यहाँ 529 इक्वल टू 480 हो जाता है दोस्तों। यानी यह छोटा हो जाता है, यानी यह आपका बड़ा हो जाता है, यानी यहाँ क्या होगा, यह ग्रेटर देन होगा। तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन अगर ए बी हो तो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, तो अभी जस्ट देखिए हम लोग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वह हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 101y प्लस 19 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। तो अभी यही क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में भी हम लोग किए हुए थे, या पिछले वाले सेट में भी किए हुए थे, या आप क्वेश्चन नंबर जो 13 बताएं उसी तरीके से आप इसको करोगे तो वहां से पाओगे, तो क्या पाओगे वहां से, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी आ जाएगा तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वह आपको पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हालांकि इसको आप निकाल के चेक करेंगे से क्या हो रहा था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ रहा था या क्या आ रहा था, आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कहता है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विल बी सर्किल इफ। अगर यही इक्वेशन सर्किल कब कहलाएगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों क्या हो, तो सेम हो, तो वह सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात यहाँ से a इक्वल टू क्या होना चाहिए था, b होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो 16 में, कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h
एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स। रिप्रेजेंट एन इलिप्स कब होता है? जब वह क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से यही बात हो जाता है आपको एच स्क्वायर इज लेस देन आपका ए बी हो जाता है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वह रिप्रेजेंट करता है आपको किसको? तो इलिप्स को। यानी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करो, इसको अगर इधर ले जाओगे तो ए बी ग्रेटर देन एच स्क्वायर होगा, अर्थात कहेंगे एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द कोनिक एस इक्वल टू 0 अंडर द यूजुअल नोटेशन। देखिए दोस्तों, हम यह ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? यहाँ से एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट हो। या फॉर्मूला में भी हम लोग देखें और पिछले वाले सेट में भी यह क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए अब यह पोलर इक्वेशन कहेगा आपको, द पोलर इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक विल फोकस एज पोल। अगर मतलब कहता है पोलर इक्वेशन क्या होगा किसी भी कोनिक का जिसका पोल क्या है तो वह फोकस पे है, तो क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ से? तो एल बटा में आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा हो जाता है। अगर यही कोनिक का ई का वैल्यू अगर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, अर्थात क्या लिखो यहाँ से एल बटा आर इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉस थीटा लिखोगे, तो यह किसको रिप्रेजेंट करेगा? यह आपको रिप्रेजेंट करेगा पाराबोला को। यानी कि कोनिक के लिए कह रहा था, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर इसका बी ही क्या होगा? तो करेक्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या कहता है? द नंबर ऑफ कोन फोकल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इलिप्स इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या होगा? यह 2 ही होता है, ठीक है। उसी तरह से आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 में। कहता है द पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। अभी जस्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 में पोलर इक्वेशन क्या हो जाता था? एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होता था दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 21 में, तो कहता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक आर बाई एल इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट द पॉइंट अल्फा इज क्या होगा दोस्तों? देखिए यह फॉर्मूला में भी ऑलरेडी हम यहाँ सीखे हुए हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एट अल्फा क्या हो जाता था? एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। देखिए यहाँ से ऑप्शन अगर मैच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या मैच होगा? तो देखिएगा एल बाई आर ई कॉस थीटा, अब प्लस यहाँ से कॉस होना चाहिए था, साइन दिया गया तो यह नहीं होगा। उसी तरह से एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से एल बाई आर कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉस के साथ क्या चाहिए था? ई चाहिए था, ई तो यहाँ है नहीं। अब आते हैं यहाँ से एल बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट होगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन भी अगर देखते हो तो यहाँ से देखिए डी ही आपका दिया गया था। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 में आते हो, कहते हैं थ्रो एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द इलिप्स द नंबर ऑफ कोनफोकल कोनिक्स कैन बी ड्रोन क्या होगा? देखिए 2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिया गया था, यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19 में भी दिया गया था और यहाँ भी आपको दिया गया है। अब कहता है कोनफोकल कोनिक्स कट ऑन अनदर एट पाई बाई 2 हो जाता है, यानी राइट एंगल पर कटता है। यानी क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 23 का आपको ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2D का या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस तरीके से दोस्तों हम लोग सेट नंबर 4 का भी सॉल्यूशन 1 से लेकर 23 तक था उसको हम कर चुके हैं दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस तरीके से हम लोग 2D का सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 4 का टोटल सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3D का, यहाँ से 3D का हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे जो कि सेट नंबर 1 से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है।